जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर बात कर रहे थे तो हमने बार बार इस टर्म का इस्तेमाल किया था, एमआरटीपी एक्ट का। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर एक अलग आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम अलग एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि इस एक्ट को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये क्या एक्ट था और उसमें क्या प्रावधान थे। तो अब आप सोचेंगे कि ये एक्ट आज क्या आपकी ज़रूरत है। तो वास्तव में सच्चाई ये है कि ये एक्ट अब आप एग्जिस्टेंस में नहीं है। दिस एक्ट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द कंपटीशन एक्ट 2002 और कंपटीशन एक्ट आपके सिलेबस में, कंपटीशन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन भी आता है किसी भी पेपर में, इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से में भी आ सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो आपको वास्तविक तौर पर जरूरत पड़ेगी कंपटीशन एक्ट की, जिस पर हम अलग से आपको बताएंगे। लेकिन कंपटीशन एक्ट को बेहतर ढंग से आप समझ सकें, इसके लिए एमआरटीपी को जानना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि एमआरटीपी का जिक्र चूंकि 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बार बार हुआ, क्योंकि इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट इस एक्ट का पड़ रहा था उस समय की इकोनॉमिक जो लिबर्टी थी उसके ऊपर। तो इसीलिए इस एक्ट को समझना जरूरी है। अब जैसे देखिए, ये जो एक्ट है ये लागू हुआ था 1 जून 1970 को, जबकि इसको राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी थी 27 दिसंबर 1969 को। तो इसीलिए इस एक्ट का नाम है एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। अब इसमें क्या है, इसका करंट स्टेटस मैंने बता दिया कि ये एक्ट अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसकी जगह पर अब कौन सा एक्ट आ गया है, कंपटीशन एक्ट, या जिसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा अधिनियम। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा, आज जो बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है उस प्रतिस्पर्धा को कंट्रोल करने के लिए एक्ट की जरूरत थी। तो एमआरटीपी की जरूरत नहीं थी, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की जरूरत थी। और ये जो एमआरटीपी एक्ट था, इसी के साथ साथ एक कमीशन बनाया गया था, आयोग, क्योंकि एमआरटीपी एक्ट से जो डिस्प्यूट होते थे या जो शिकायतें होती थी, उन शिकायतों को हल कौन करेगा, तो वो होता था एमआरटीपी कमीशन। तो एमआरटीपी कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, कंपटीशन कमीशन से। तो ये आपका क्लियर हो गया कि भाई जब आप कंपटीशन एक्ट पढ़ने जाएंगे या कंपटीशन कमीशन पढ़ने जाएंगे तो आपको एमआरटीपी का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो आप आसानी से उसे समझ जाएंगे। अब देखिए, इसमें ये जो एमआरटीपी एक्ट था, ये क्यों एमआरटीपी था, क्यों बोलते हैं इसको एमआरटीपी। तो पहली चीज जो इसमें हमने एक्सप्लेन किया वो ये है, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये एक्ट मोनोपोली को कंट्रोल करता था, यानी कोई भी कंपनी, कोई भी उद्योग उस समय में, यानी कि 1970 के बाद और 1991 से पहले, बल्कि 1991 नहीं बल्कि वर्ष 2000 से पहले, अगर कोई कंपनी या कोई उद्योग ऐसी कोई एक्टिविटी करती जिससे कि मोनोपोलिस्टिक नेचर को बढ़ावा बढ़ता, यानी एकाधिकार को बढ़ावा मिलता, तो उसे रोकने का काम करते। तो यहां पर आपको बताने का प्रयास किया कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या थे। तो उन प्रैक्टिसेस को मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस कहते थे जिसमें कि कोई फर्म या कोई उद्योग इन्वॉल्व इन प्रैक्टिस ऑफ एलिमिनेट कंपटीशन फ्रॉम मार्केट। अगर कोई कंपनी या अगर कोई उद्योग बाजार से प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो क्या हुआ, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस कहलाएगी। मतलब आप अपनी मोनोपोली को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें क्या प्रैक्टिस होती थी, किसी दूसरी कंपनी के सारे प्रोडक्ट को खरीद लेना या किसी कंपनी को अपने में मर्ज कर देना, जिससे कि कोई दूसरी कंपनी बने ही ना, तो जो भी सामान होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, वो उसी कंपनी का बिकेगा। तो क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी। और फिर वो अपनी शर्तें लाद देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट जो है कोई दूसरा है ही नहीं, तो जिस कीमत पर हम बेचेंगे उसी कीमत पर खरीदना पड़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट काम करता था कि भाई कोई मोनोपोली ना करे, कोई मोनोपोली एक्टिविटी ना करे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, चार्ज अनरीजनेबली हाई प्राइसेस। मान लीजिए कोई कंपनी है और वो ये कोशिश कर रहा है कि अपने प्रोडक्ट का बिल्कुल बहुत ज्यादा कीमत, जो बाजार में जो सामान्य उसी तरह की चीजों की कीमत है उससे कई गुना ज्यादा कीमत पर वो बेच रहा है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, बड़ा उद्योग है, उसके पास कैपिटल ज्यादा है। ये भी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत आएगा। तो ये भी नहीं करना है, ये रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। फिर एक और चीज है,
डिटेरियोरेट द प्रोडक्ट क्वालिटी, लिमिट एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। अब ये ऐसी जो कंपनियां होती, कुछ कंपनियां जो बड़ी कंपनियां होती थी, वो क्या करती थी, वो पहली चीज तो ये कि अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाती नहीं थी, अच्छा ही नहीं करती थी। और दूसरी चीज जो टेक्निकल डेवलपमेंट होना चाहिए, मान लीजिए कोई सर्विसेज है और कोई टेक्निकल डेवलपमेंट किया जा सकता है, वो करती नहीं थी। तो ये मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस कहलाता था। मतलब ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस जो मोनोपोलिस्टिक नेचर को या तो बढ़ावा देता है या फिर मोनोपोलिस्टिक नेचर के कारण क्रिएट हो रहा है। तो एक बात हो गई मोनोपोलिस्टिक, लेकिन इसको क्या करना है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मतलब एक तो मोनोपोली को कंट्रोल करना है इस एक्ट को, तो मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब बहुत से उद्योग, बहुत सी कंपनी अनफेयर यानी कि जो बाजार के नियमों या जो सही तरीका होता है व्यापार का, उस तरीके का पालन नहीं करते थे, अनफेयर तरीके का उपयोग करते थे। जैसे देखिए उदाहरण के लिए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई कंपनी है, उद्योग है, बड़ी कंपनी है, बड़ा उद्योग है, काफी कैपिटल है, क्या कर रहे हैं, वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अपनी वस्तुओं या सेवाओं को गलत तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसका ऐसा विज्ञापन कर रहे हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट जो है, उनकी गुणवत्ता जो सच्चाई में है वो है ही नहीं, लेकिन वो दिखावा कर रहे हैं। तो ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। फॉल्स रिप्रेजेंटिंग सेकेंड हैंड गुड्स, उनका जो सामान है वो पुराना है, ओल्ड है, सेकेंड हैंड है और दिखा कैसे रहे, नया प्रोडक्ट के रूप में, ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा। Misleading representation regarding usefulness, need, quality, standard, style, etc. of goods and services। उनके पास जो वस्तु या सेवा है, जो गुड्स या सर्विसेज हैं, उसकी उपयोगिता वैसी है नहीं, उसकी जरूरत वैसी है नहीं, उसकी क्वालिटी वैसी है नहीं, उसकी स्टैंडर्ड वैसा है नहीं, लेकिन वो बाजार में उसे दिखा रहे हैं कि इसकी गुणवत्ता, इसकी जरूरत, इसकी जो यूजफुलनेस है इस तरह की है और आप इसे खरीदिए। तो क्या हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब जो फेयर नहीं है, जो सही नहीं है, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना भी गलत माना जाता है और ये एक्ट उसे रोकने का काम करता है। फॉल्स क्लेम रिगार्डिंग क्लेम्स रिगार्डिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अपनी वस्तु की कीमत को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना या अपने सेवाओं की कीमत को बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शित करना, झूठा क्लेम करना कि मेरा ये प्रोडक्ट, मेरा ये सामान, मेरी ये सेवा बहुत अच्छी है, बहुत हाई क्वालिटी का है, इसको आप जो है फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आते हैं। एंड विदाउट एडिक्वेट टेस्ट गिविंग गारंटी एंड वारंटी, कंपनी को खुद ही पता नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट किस क्षमता तक काम कर सकता है, उसकी गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, लेकिन क्या कह रहा है, वो गारंटी दे रहा है, वारंटी दे रहा है उस प्रोडक्ट का, जबकि उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया। ऐसे बहुत सारे एपरेटस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एपरेटस हो सकते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड एपरेटस हो सकते हैं, या और भी कोई गुड्स हो सकते हैं, स्टील हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। तो अगर आपने टेस्टिंग प्रॉपर किया है और तब आप गारंटी या वारंटी देते हैं तो बात समझ में आती है। आप कंपनी ने खुद जो है उसकी टेस्टिंग की नहीं है और उसकी गारंटी दे दी, उसकी वारंटी दे दी, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है। तो एक तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, दूसरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और तीसरा होता है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि ऐसे ट्रेड प्रैक्टिस जो प्रतिबंधित है, जैसे द ट्रेडर्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड टू गेन पावर इन द मार्केट इंडल्ज इन एक्टिविटीज दैट ब्लॉक द फ्लो ऑफ कैपिटल इन प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि कोई उद्योग या कोई कंपनी एक ऐसा प्रतिबंधात्मक, यानी जिस पर प्रतिबंध है, रेस्ट्रिक्शन है कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ट्रेड प्रैक्टिस का
उपयोग कर रहे हैं कि हमारा लाभ बढ़ जाए, मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, गेन पावर इन द मार्केट, बाजार में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, पूरे बाजार को अपने हाथ में लेना चाह रहे, कंट्रोल पावर इन द मार्केट, एंड इंडल्ज इन एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हैं कि फ्लो ऑफ द कैपिटल, बाजार में जो कैपिटल यानी पूंजी का जो प्रवाह है उसे रोका जा सके। क्यों ऐसी कोई कंपनी क्यों करना चाहेगी? इसलिए करना चाहेगी कि वो चाह रही है कि हमारा कैपिटल, हमारी पूंजी, हमारा सामान, हमारी सर्विसेज ही बाजार में रन करे, लोग हमारे प्रोडक्ट को ही देखें, समझें और इस्तेमाल करें। दूसरे किसी भी कंपनी या उद्योग के प्रवाह को, कैपिटल के प्रवाह को रोकने की कोशिश जो है ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती है। तो अब देखिए ये जो कंपनी के जो एक्ट आप बार बार पढ़ रहे थे, मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकार को रोकना, रेस्ट्रिक्टिव यानी कि ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस जो रेस्ट्रिक्टेड है और उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो बाजार में अनफेयर है मतलब वैधानिक नहीं है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी ऐसा व्यापारिक नीति को अपना रहे हैं जिससे कि मोनोपोली बढ़ाया जा सके। इन सब गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट है उसी को कहते हैं MRTP एक्ट। तो 1979 तक ये जो है 25 करोड़ तक की जो कंपनी होती थी, 25 करोड़ राशि वाली, उसको इसके अंतर्गत रखा जाता था। 25 करोड़ तक की जो कंपनी होती थी उसको MRTP एक्ट के अंतर्गत रखा जाए, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी कंपनियां बहुत कम ही होती थी। तो ऐसी कंपनी जिनका कैपिटल 25 करोड़ या इसके आसपास होता था उनको MRTP एक्ट में रखा जाता था या उनको MRTP कंपनी कहते थे। 85 तक जो है इसको 50 करोड़ तक कर दिया गया, 85 में इसको बढ़ा दिया गया और 1985 तक ये बढ़ करके 79 के बाद बढ़ाते इसको 50 करोड़ कर दिया गया। 85 से 91 तक ये 100 करोड़, कोई भी कंपनी जिसका कैपिटल 100 करोड़ का होगा, 100 करोड़ का होगा या 90 करोड़ का होगा या 85 करोड़ का होगा या इससे ज्यादा होगा, उन सभी कंपनियों को क्या कर दिया MRTP एक्ट के अंतर्गत। इससे ज्यादा है तो रखना ही रखना है, मिनिमम इतना है तो भी रखना है, तो मिनिमम 100 करोड़ कर दिया गया कि अगर आपकी कंपनी का 100 करोड़ का कैपिटल है या इससे ज्यादा है तो आप MRTP एक्ट के तहत आएंगे और आप किसी भी इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जिससे कि बाजार में मोनोपोली बढ़े यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बढ़े। तो इस तरह से ये चेंज आया। 1991 में इसमें एक बड़ा चेंज आया, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा था, उद्योग और कंपनियां जो है अपना व्यापार को तेजी से नहीं बढ़ा पाती थी। जो कंपटीशन के लिए उनको जो लिबर्टी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बाजार में, उसके आधार पर वो काम नहीं कर पाते थे। बाजार में प्रतिस्पर्धा में आने के लिए उन्हें कुछ स्वतंत्रता चाहिए थी। तो 1991 में ये कर दिया कि ऐसी कंपनी या ऐसे उद्योग जिनका मार्केट शेयर 25% या उससे ज्यादा है, 25% या उससे ज्यादा है, उन कंपनियों को क्या कर दिया उन्होंने MRTP एक्ट के अंतर्गत रखा कि उनके ऊपर हमारी निगरानी रहेगी, उनको हम जो है कंट्रोल में रखेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे ऐसा पूरा मार्केट कैप्चर कर लें और सारा जो धन का संकेंद्रण है, सेंट्रलाइजेशन उसी कंपनी के पास हो जाए, या बाजार में जो कंपटीशन, थोड़ा बहुत कंपटीशन है वो खत्म हो जाए। तो उस समय ये फिर पॉलिसी में चेंज किया गया, ये 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ वाली कंपनियों वाला जो कॉन्सेप्ट है बदल दिया गया, और कोई भी ऐसी कंपनी जिसका मार्केट शेयर 25% या उससे ज्यादा हो, मार्केट शेयर का मतलब किसी कंपनी का कि उस क्षेत्र में पूरे बाजार में 25% क्षेत्र पर अधिकार होना, 25% एरिया पर उनका कब्जा। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस मार्केट है, अब इंश्योरेंस मार्केट में बहुत सी कंपनियां आजकल, और ऐसी कंपनी जो अगर 100 लोगों का इंश्योरेंस होता है और उसमें से कोई कंपनी मान लीजिए 75 लोगों का बीमा करती है, तो इसका मतलब उस कंपनी का मार्केट शेयर
75% हो जाएगा। या मान लीजिए वो कंपनी जो है 75% प्रीमियम जितना कलेक्ट होता है उसका 75% प्रीमियम कलेक्ट करती है, तो इसका मतलब उसका मार्केट शेयर कितना हो जाएगा, 75%। तो अलग अलग एंगल से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। लेकिन एक सीधा इस एक्ट को समझने के लिए मैंने बताया कि 1991 में ये पॉलिसी चेंज आया कि ऐसी कंपनी जो 25% या उससे ज्यादा मार्केट शेयर रखती थी उन कंपनियों को एमआरटीपी कंपनी के अंतर्गत लाया गया। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान थे जो जिन पर ये लागू नहीं होते थे, मतलब ये 25 करोड़ 50 करोड़ ये सब 100 करोड़ 25% ये इन पर लागू नहीं होते थे, नॉट एप्लीकेबल। तो कौन कौन थे वो? तो देखिए कोई भी ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनियां होती थी या अंडरटेकिंग मतलब जो सरकार के द्वारा स्थापित होती थी, ऐसी कंपनियों पर ये एमआरटीपी एक्ट लागू नहीं होता था। दूसरा, ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई थी, या ऐसी कंपनी जो सरकार के ऐसी कंपनीज टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कोई उद्योग या कोई कंपनी जिसको सरकार ने अपने अंडर ले लिया है, यानी उसको नेशनलाइज कर लिया है या उस पर कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार के द्वारा लगाई गई है, ऐसी कंपनियां जो सरकारी कंपनियां हैं या सरकार ने अपना कैपिटल लगा के एस्टैब्लिश किया है, या ऐसी कंपनी जो किसी कोऑपरेटिव संस्था के द्वारा, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव संस्था के द्वारा ओन्ड की गई है, या ट्रेड यूनियंस एक्टिविटी, जो ट्रेड यूनियन का जो वर्क होता था वो भी इस एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता था। और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी वित्तीय कंपनियां, क्योंकि उस समय ये था कि वित्तीय कंपनियां होती ही बहुत कम थी, तो इसीलिए ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन होता था ये वित्तीय कंपनियों पर लागू नहीं होता था, ये सामान्यतः उद्योगों पर लागू होता है, इंडस्ट्रीज पर लागू होते थे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर भी इसे लागू नहीं किया जाता था। तो बहुत सारे जो सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते थे, सरकारी उद्योग होते थे, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होती थी, उन सब पर ये एमआरटीपी एक्ट लागू नहीं होता था। ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है। एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं, अब ये एमआरटीपी एक्ट के तहत जो डिस्प्यूट होते थे, विवाद होते थे, तो उनको कहाँ हल करेंगे? तो उनको हल करने के लिए एक कमीशन, जो मैंने शुरू में ही बताया था कि एक आयोग बना दिया गया था, और उस आयोग के एक अध्यक्ष होते थे, देयर वर वन चेयरमैन, उसके साथ साथ कम से कम 2 मिनिमम 2 और अधिकतम 8 जो है सदस्य होते थे, और ये जो है केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट होते थे। दे वर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनका कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता था। तो एमआरटीपी कमीशन कहते थे। अब ये सब चीजें बदल गई हैं, लेकिन चूंकि जब 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग बात कर रहे थे तो बहुत कई बार एमआरटीपी एक्ट का जिक्र हुआ था, इसीलिए मैंने आपको छोटे रूप में इसे बताने का प्रयास किया। तो आपको देखिए क्या क्या चीजें हमने बताई। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि एमआरटीपी का मतलब क्या होता है। तो मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट कब का है? तो 1969 का है। लागू कब से हुआ? तो 1 जून 1970 से हुआ। फिर आपको ये बताया कि अभी इसका स्टेटस क्या है। तो इसका स्टेटस अब ये है कि इसकी जगह पर कंपटीशन एक्ट 2002 आ गया है, और एमआरटीपी कमीशन की जगह पर अब कंपटीशन कमीशन आ गया है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। फिर आपको बताया कि भाई देखिए इसमें जो ये टर्म दिए हुए हैं वो उसी टर्म के आधार पे ये एक्ट काम करती है। तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस किसको बोलते हैं ये आपको पता चल गया। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं ये भी आपको पता चल गया। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं ये भी आपको मालूम पड़ गया। तो ये एक्ट यही चीज ध्यान में रख के काम करती है कि मोनोपोली नहीं हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कोई ना करे, जो ट्रेड प्रैक्टिस रेस्ट्रिक्टेड है मतलब जिनको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है वो काम वो ना करें, और ऐसे पब्लिक सेक्टर या ऐसी सरकारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जिनको एमआरटीपी एक्ट से बाहर रखा गया है उसका भी जिक्र हमने यहां पर किया। एमआरटीपी कंपनी किनको कहा जाता था 79 तक किनको बोलते थे?
80, क्योंकि ये 69 का एक्ट था और 1 जून 70 से लागू हुआ, तो 79 तक स्थिति थी 25 करोड़ तक, 85 तक इसे बढ़ाकर कर दिया गया 50 करोड़, 85 में से लेकर 91 तक हो गए 100 करोड़ वाली कंपनियों को इसके अंतर्गत रखा जाने लगा। और 1991 में जब ये पॉलिसी आई तो मार्केट शेयर के आधार पर चेंज कर दिया गया कि 25% मार्केट शेयर रखने वाली कंपनियों को एमआरटीपी एक्ट के अंतर रखा गया। और अब धीरे धीरे और भी बदलाव आया, बाजार में कंपटीशन आ गया, अलग एक ही सेक्टर में, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, स्टील हो, एल्युमिनियम हो, सीमेंट हो, एक ही सेक्टर में 50 की संख्या में कंपनियां काम करने लगी। टेलीकॉम सेक्टर में अनेक कंपनियां आ गई, है ना, तो दूर टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सी कंपनियां आ गई। तो अब कंपटीशन, अब मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की, मतलब फेयर कंपटीशन बनाए रखने की, कि कोई ऐसा कंपनी या कोई ऐसा उद्योग ना हो कि बाजार में जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है यानी कि हेल्दी कंपटीशन है उसको हैम्पर करे, नुकसान पहुंचाए। तो इसीलिए अब जो है कंपटीशन एक्ट 2002 आ गया है, उसको हम आपको एक अलग वीडियो में आपको उसको बताएंगे और वो जहां पर भी उपयोगी होगा आप उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो ये है एमआरटीपी एक्ट। धन्यवाद।